You are listening to SKIT Podcast Stories Worth Telling. Hello everyone, I am Shreya Jha, a pre-final year undergraduate from Swami Keshwanan Institute of Technology and Dhamothan, Jaipur. And today I am talking with Mr. Saurabh Shukla sir. He is the owner of mysurgery.com and he's a popular YouTuber and owner of an online institute which is in Bhopal. So I am very grateful to him for joining us today. So, sir, thank you so much for joining us. It's a pleasure that you visited our campus and is here for the podcast. Pleasure is mine. I love to interact with young people like you, and I love to solve your queries. Please go ahead. So, sir, starting from it was back then when you were at my age and you decided to be a programmer. So, how was your journey after starting from the childhood? Okay. Let it put everything in Hindi because Yes, sir. most of my audience is Yes, sir. very much comfortable in Hindi language. Sure, sir. हाँ. तो बेसिकली मैंने प्रोग्रामर बनने के बारे में कभी भी नहीं सोचा था. ये मेरा कभी भी फर्स्ट थॉट नहीं था. ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन और जो एक यंग एज में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं कि आपको गाइडेंस नहीं है आपको क्या करना है. तो जब मैं स्कूल में था तो मुझे कोई गाइडेंस नहीं था और हमारे फैमिली जो थी एजुकेशन तो उनकी भी ठीक थी लेकिन अवेयर नहीं थे, तो वो गाइड नहीं कर सकते थे कि आप करियर कहाँ बनाना है. और ये मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के साथ हमारे एरा में तो होता था. तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था और फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया. मैं पढ़ाता हूँ 10th क्लास से स्टार्ट किया था. जब मैं खुद 10th में था तो 9th क्लास के बच्चे को पढ़ाता था. जब मैं 11th में आया तो 10th क्लास तक के बच्चे को पढ़ाता था. और रेंज मेरे पास ऐसी थी कि KG1 का भी बच्चा है और हायर क्लास का बच्चा भी है. तो यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है. तो प्रोग्रामिंग कभी भी मेरे माइंड में नहीं था. इवेंचुअली ये हुआ कि जब पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं ट्यूशन्स कब तक पढ़ाऊँगा. बिकॉज जब आप कोई पॉपुलर टीचर नहीं हो तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है. मैं जिनके यहाँ ट्यूशन्स पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनके घर में 2 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, पर मुझे फीस नहीं मिल रही है टाइम. और उस समय मैं फीस के लिए पढ़ा रहा हूँ. ठीक है, तो हर किसी का अपना स्ट्रगल रहता है. मतलब मैं इस स्ट्रगल को ग्लोरीफाई नहीं कर रहा हूँ. सबकी अपनी कहानी है और हर कोई इंडिया में कहीं ना कहीं इस एज में स्ट्रगल करता है. तो वो मेरी जर्नी थी. एंड उसके बाद एक समय ऐसा आया कि मुझे लगने लगा कि नहीं बॉस, ये मैं जीवन भर तो नहीं कर पाऊंगा. मतलब एक एक घर में जाके और 100 रुपए के लिए तो मैं नहीं पढ़ा सकता. तो मुझे अपने करियर के साथ कुछ करना चाहिए. तब मुझे मेरे एक फ्रेंड ने सलाह दी कि तुम MCA कर लो. तो MCA एक अच्छी डिग्री है, आज भी है. और उसको मैंने फिर परस्यू करने के बारे में सोचा. मैंने कोचिंग ज्वाइन करी. जो ट्यूशन्स पढ़ा के मैंने पैसे जमा किए थे वही मैंने वहाँ दिए, जिसके कारण मैं कोचिंग पढ़ पाया और वो अच्छी रिनाउंड कोचिंग थी. लकीली मुझे टीचर बहुत अच्छे थे. मैं हमेशा जब भी बात निकलती मैं उनका नाम लेता हूँ. मेरे टीचर शरद गुप्ता सर, जो भी मैं आज हूँ मैं उनका मैक्सिमम क्रेडिट उन्हीं को जाता है. तो उन्होंने मेरे को उस समय गाइड किया और आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि टीचर का रोल इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है. उनके कारण मुझे MCA में एडमिशन मिल पाया. मेरी ऑल इंडिया रैंक 6th आई और मैं NIT भोपाल से मैंने MCA किया. MCA करने के बाद भी मैं मतलब उस ड्यूरेशन में भी मैं कोचिंग में पढ़ाता था मैथ्स. तो मैंने काफ़ी साल मैथ्स पढ़ा है. तो तब तक भी ये नहीं था कि मुझे प्रोग्रामिंग में अपना करियर बनाना है. लेकिन क्योंकि MCA कर रहे हैं और कॉलेज में कैंपस आता है तो मेरे एक कंपनी में प्लेसमेंट भी हुआ. और प्लेसमेंट होने के बाद अब मेरे पास चॉइस थी कि मेरे को कंपनी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी. तो मैंने कंपनी को ज्वाइन नहीं करना बेहतर समझा. क्यों? उसके पीछे रीज़न ये था, एक सवाल इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था. उस कंपनी का HR राउंड था. उन्होंने कहा कि आपका एम क्या है लाइफ का.
और मैं बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं था इस सवाल के लिए। यूजुअली स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं और इस सवाल के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, बट क्योंकि मैं कोई एक प्रोजेक्ट बना रहा था जिसको मैं सेल करके पैसे कमा सकता हूँ, ये मेरे माइंड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा था, तो मैंने इस चीज़ की तैयारी नहीं करी। तो मैंने जो दिल में आया वो बोल दिया। जैसे आप प्रिपेयर्ड नहीं होते तो आप वो बोलते हो जो सच है, प्रिपरेशन के बाद फिर आप सच नहीं बोलते। तो उस समय मैंने बोला कि मुझे पढ़ाना पसंद है और मैं पढ़ाने की इम्पोर्टेंस को समझता हूँ, इसलिए मेरा एम है लाइफ में कि मुझे पढ़ाना है। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसके बाद वो मुझे सेलेक्ट भी करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लगा ये तो मैंने एक मिस्टेक कर दी, क्योंकि अब मैंने ऐसा बोल दिया शायद वो मेरे को हायर नहीं करे। लकीली हायर भी हो गया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्या बोल दिया। मैंने एनालाइज किया कि मुझे पढ़ाना पसंद है, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो काम कर रहा था। शायद ऐसा होता है, आप कुछ काम करते रहते हो, मान लीजिए आप ये पॉडकास्ट ले रहे हो, आपको इवेंचुअली ये काम पसंद आने लगा तो आपका करियर भी हो सकता है इसी डायरेक्शन में बन जाए। आप कुछ और कर रहे होते तो आपका इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो जाता। तो मेरा टीचिंग में इंटरेस्ट डेवलप हो गया था और स्टूडेंट्स के फीडबैक से मुझे ये समझ में भी आ रहा था कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे लगा इसमें करियर परस्यू करना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगा। तो मैंने कंपनी ज्वाइन ही नहीं करी। मैंने उनको फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दिया कि मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। दैट वॉज वेरी टफ डिसीजन, बिकॉज 90% लोगों ने उस समय मेरे को रोका था, क्योंकि आज के समय में एडटेक इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, लेकिन उस समय जब मैंने ये डिसीजन लिया था, टीचर का गेम एक लक का गेम है कि उसकी कोचिंग चलेगी तो वो सर्वाइव करेगा, नहीं तो बहुत लैविश लाइफ तो वो नहीं जी सकता। तो लोगों ने मेरे को मना किया था। बहुत रिनाउंड टीचर्स थे मेरे कॉलेज में जो जिनकी बुक से हम लोग पढ़ा करते थे, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला कि मत करो ज्वाइन। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि ज्वाइन करो, सॉरी, और मैंने कहा कि मैं नहीं ज्वाइन करूँगा। एंड क्योंकि मैं जिन टीचर को मानता हूँ, जिनका नाम मैंने लिया, शरद गुप्ता सर, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया। उन्होंने कहा कि तुम क्या चाहते हो? मैंने कहा कि मैं टीचिंग करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा आ जाओ मेरे साथ, अपन मिलके पढ़ाते हैं। तो बस वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। सर ये बहुत इंस्पिरेशन है हम सब के लिए। ऐसा कहते हैं कि व्हेन देयर इज नो रिस्क नो स्टोरी, एंड यू हैव योर स्टोरी, जो हम सबको मोटिवेट करता है कि फॉलो विच इंटरेस्ट्स यू, विच फैसिनेट्स यू। सर आफ्टर जब आपने ये ज्वाइन किया, आपके ये फैमिली का कैसा रिएक्शन था कि लाइक ऐसा होता है, लाइक अगर मैं भी अपने मम्मी पापा से कभी ऐसा बोल दूं कि मुझे बीटेक करके मुझे आगे जॉब इंजीनियर नहीं बनना है, तो फिर माय फैमिली इज लाइक भेजा क्यों है, वापस आ जा घर में। तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? सब डर जाते हैं एक्चुअली। लोग जो आपसे प्यार करते हैं वो आपके लिए वरीड हो जाते हैं, और उनकी वरीडनेस में आपको कभी उनका एग्रेशन दिखेगा, उनका गुस्सा दिखेगा, कभी उनका दुख झलकेगा। एंड ये सब इमोशनल चीज़ें हैं जो आपको डिसीजन लेने से रोकने भी लगते हैं। बट मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट्स योर लाइफ। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता। तो अगर आपको लगता है कि मैं एक सर्टेन फील्ड में ही जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको वही डिसीजन लेना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि आपने क्या डिग्री करी, आपने क्या पढ़ाई की। हर चीज़ जो आपने अपने लाइफ में किया वो सब काम आएगा। मैंने अगर MCA किया, कई लोग बोलते हैं कि आपने NIT की एक सीट खराब कर दी, आपने जॉब नहीं ली। तो NIT का एजुकेशन लेना, इसका मतलब ये नहीं कि जॉब ही लेना पड़ेगा। ये NIT में जो एजुकेशन दिया जा रहा है वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आपको जॉब करनी है। अगर मैं जॉब करने के लायक कुछ लोगों को बना रहा हूँ, तो ये भी तो एक कंट्रीब्यूशन है। तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो पढ़ाई बेकार हुई। तो पढ़ाई तो कहीं ना कहीं काम आई रही। आप जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, वो काम आता है। इनिशियली लोगों को लग सकता है, देखिए मैं हमेशा से मानता हूँ डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजन लेते वक्त अक्सर लोग फायदे और नुकसान के बारे में सोचते हैं, और जब वो इसमें ज्यादा सोचने लगते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको दोनों चीजें 50-50 लगेंगी। आपको समझ में नहीं आएगा। कभी आप किसी से पूछेंगे, कभी किसी से पूछेंगे, तो आप कंफ्यूज होते हैं और ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो आपको डिसीजन लेते वक्त अपने दिल की सुनना चाहिए, क्योंकि आपका दिल बताएगा कि आप क्या चाहते हो, और अगर आप उसकी मान लेते हो तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। अब वो डिसीजन सही है या गलत है वो उस समय तो पता नहीं चलेगा। वो पता चलेगा कुछ समय बाद, जब उस डिसीजन का आउटकम दिखने चालू होता है। अगर मैंने टीचिंग को करियर चूज किया और अगर मैं टीचिंग में कुछ एक डिसेंट मुकाम हासिल नहीं कर पाता हूँ, तो फिर मेरा डिसीजन गलत कहेगी दुनिया, क्योंकि दुनिया के लिए सक्सेस के मायने अलग अलग हैं। आप उनकी डेफिनेशन को क्यों मान रहे हो?
आपकी अपनी एक डेफिनेशन है सक्सेस की। अगर मुझे पढ़ाना पसंद है और मुझे लगता है कि मेरा पढ़ाना तब सफल है जब मैं लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और वो होता हुआ अगर मुझे दिख रहा है, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मान रहा हूँ। मेरे पास कितना पैसा आया, कितना फेम आया, वो सेकेंडरी है। हो सकता है मैं उसको काउंट ही नहीं करूँ सक्सेस के रूप में। सो इट्स माई डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। और अगर हम इन बातों में क्लियर हैं, तो डिसीजन पहले आप दिल से ले लें और उसको जस्टिफाई करने के लिए मेहनत करें। लोगों को भी दिखेगा कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, तो आप जितना हो सकता है अपने डिसीजन को प्रूव करिए। और सेवरल टाइम्स मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ मैंने डिसीजन लिया है, लोगों ने बहुत, जो मेरे को प्यार करते हैं वो बहुत डर जाते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिया। बट मुझे लगता है कि हमें इतना नहीं डरना चाहिए। हम लोग अननेसेसरी कुछ ज्यादा ही डरते हैं। लाइफ लिमिटेड है, जो करना है आप करिए। बिल्कुल सही कहा है किसी ने कि अगर सोचने के पहले ही, हम कुछ करने के पहले ही हम अगर अपने कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचने लग जाएं, तो वो हम कार्य ही ना शुरू करें। तो इसी बुनियाद पे सर हम आगे की एक और क्वेरी है कि सर जैसे आप आए, आपने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया शरद गुप्ता सर के साथ, तो उनका आपने फिर बच्चों को पढ़ाया, आपने पहले क्लासरूम से स्टार्ट किया था। तो उसमें आपका एक्सपीरियंस, और फिर डिजिटल वर्ल्ड में जब आप प्रोग्रामिंग पढ़ाने लगे, स्टार्टिंग फ्रॉम C++, जावा, उसमें आपको ऐसा क्या लगा कि बच्चों को ये पढ़ाना ज़रूरी है? उस वक्त जब प्रोग्रामिंग का, कंप्यूटर साइंस का इतना क्रेज़ नहीं था, उस वक्त मैकेनिकल का, इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था, बट उस वक्त आपने सी पढ़ाना, C++, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, अबाउट कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, जो उस वक्त देश के काफ़ी यूथ को नहीं पता था, आपने उस वक्त उस एरिया को चूज़ किया। ऐसा क्या लगा सर, आपका ऐसा क्या विजन था उस वक्त कि आपने वो एरिया चूज़ किया? आज कुछ भी स्टोरी बनाई जा सकती है इसके आंसर के रूप में, लेकिन मैं अगर ईमानदारी से जवाब दूं, तो जब हम MCA एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैं पढ़ाता था, जिसमें मेजॉरिटी मैथ्स होता है, तो मैथ्स पढ़ाता था। अब जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, वो सेलेक्ट होके अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, लेकिन उनके पास अभी 1 महीने 2 महीने का समय है। तो मेरे टीचर ने बोला कि क्यों ना तुम इनको फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी करा दो। और फर्स्ट सेमेस्टर में यूजुअली C लैंग्वेज होती है। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने C लैंग्वेज पढ़ाया, और सिर्फ इसलिए पढ़ाया क्योंकि मेरे सर ने मुझसे कहा और उन्होंने मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया कि तुम पढ़ा सकते हो। मैथ्स पढ़ा ही रहा था मैं, तो मैंने C लैंग्वेज उन बच्चों को पढ़ाया जिनकी ऑल इंडिया रैंक टॉप 10 में थे। तो बच्चे बहुत अच्छे थे, क्यूरियस थे, प्लस वो इतने हम्बल, क्या होता है जो जितने हाइट पे होता है ना वो उतना हम्बल हो जाता है। तो वो बच्चे इतने हम्बल थे कि वो मुझे कॉपरेट करते थे कि मैं अच्छा पढ़ा सकूं। वो मेरे में मीन मेक नहीं निकालते थे, वो मेरे से नॉलेज निकलवाने की कोशिश करते थे। इतना ऑसम बैच था वो। उस बैच के बाद वो सारे लोग तो अच्छे पोजीशन पे आज हैं ही, पर मेरी कंप्यूटर लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट हो गई। तो मैंने कुछ साल मैथ्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग दोनों पढ़ाया। लेकिन फिर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मुझे और इंटरेस्ट आने लगा पढ़ाने में, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैथ्स पढ़ाने वाले बहुत लोग हैं, पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है स्टूडेंट्स के लिए, खासतौर पे प्रोग्रामिंग। तो मुझे लगा कि ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे बहुत वैक्यूम है, और इस पे अगर मैं पढ़ाता हूँ तो ज़्यादा हेल्प होगी लोगों की, क्योंकि मैथ्स के लिए तो बहुत टीचर्स मिल रहे हैं। तो मैंने फिर उस चीज़ को फुल टाइम, मैंने मैथ्स छोड़ के और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दिया पूरा। यस, तो सर जैसे आपने बताया कि आप उस वक्त ऑल इंडिया रैंक जो टॉप 10 स्टूडेंट्स थे, नो डाउट उनका IQ लेवल काफ़ी अच्छा रहा होगा, ऑब्वियसली होता ही है हमेशा से, आपने उनको पढ़ाया। बट सर आज के जनरेशन में जहाँ पे इतने सारे टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड ओनली इन CSE, उनको सर एक C स्टार्ट करना, C प्रोग्रामिंग स्टार्ट करना, राइट फ्रॉम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। फिर उन लोगों को आप क्या राय देंगे कि वो कैसे स्टार्ट करें, जो स्ट्रगल करते हैं, जिनको, जो बहुत मेहनत करते हैं बट फिर भी उनका आउटपुट उतना नहीं आ पाता जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं? कई कई बार वो रोने लग जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं कि हमारी मेहनत सफल नहीं आ रही है। इसको आप इन बच्चों को आप क्या राय देना चाहेंगे जो स्टार्टिंग से चाहते हैं कि वो अपना फ्यूचर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में बनाए बट फिर भी वो स्टक अप हो रहे हैं बीच बीच में? बिल्कुल सही बात है। मैं 2-3 सब्जेक्ट्स के बारे में बोलूँगा, जैसे एक इंग्लिश है, एक मैथमेटिक्स है और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है। ये तीनों सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि अगर इनकी बिगिनिंग सही नहीं हुई, आपको मेंटर, आपके टीचर सही नहीं मिले इन सब्जेक्ट्स में, तो आप लाइफ लॉन्ग इसमें डरते रहोगे। ये तीनों सब्जेक्ट्स के साथ ये बात है, क्योंकि
इसकी अप्रोच या तो शुरुआत में आपको पकड़ में आ जाती है, नहीं तो आप बहुत स्ट्रगल करते हो। आपने देखा होगा मैथ्स का फियर, इंग्लिश का फियर बहुत लोगों को होता है, एंड सेम इज विद द प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग में भी लोगों को लगता है कि लॉजिक हमसे बनी नहीं। दैट इज बिकॉज ऑफ द रॉन्ग स्टार्ट। मेरे चैनल पे मैं जो सी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, हर एक टीचर का अपना एक यूएसपी होता है, ठीक है। कोई टीचर किसी बात के लिए फेमस है, कोई टीचर किसी बात के लिए फेमस। जो मेरा निश है, जो मेरा फोटे है, वो ये है कि मैं इंटरेस्ट पैदा कर सकता हूँ प्रोग्रामिंग में बच्चे का, जिसको बिल्कुल नहीं आता है। उसका रीजन ये है कि मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट को कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। मैं बुक को फॉलो नहीं करता, मैं किसी ट्यूटोरियल को फॉलो नहीं करता, मैं अपने हिसाब से एक स्टार्ट बनाता हूँ, और वो हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। लोग पूछते हैं सी लैंग्वेज ही क्यों पढ़नी है, पहले सी प्लस प्लस क्यों पढ़नी है, जावा से हम डायरेक्ट क्यों नहीं पढ़ सकते। ऐसे सब लोगों के दिमाग में सवाल आते हैं। जब मैं उन्हें बताता हूँ कि देखो, हिस्टोरिकली सी लैंग्वेज पहले बनी है, अब ये क्यों बनी है, उस समय का एरा कैसा था, उस समय कंप्यूटर्स कैसे होते थे, उसका यूज केस क्या होता था, कंप्यूटर कहाँ यूज होते थे, तो उन सब सिनेरियो को जब जानते समझते हैं तब उन्हें समझ में आता है सी लैंग्वेज जैसी है वैसी क्यों है। और फिर जब हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वो इतनी पुरानी लैंग्वेज होने के कारण उसमें हर चीज स्क्रैच से आपको करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा लाइब्रेरी सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो उस लैंग्वेज से हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, उसकी पूरी जर्नी हम स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स में। कभी भी आप मेरा यूट्यूब का फ्री वीडियो सीरीज है पूरी, उसके उठा के देखेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद जब धीरे धीरे, अच्छा देखिए क्या होता है, आपका इंटरेस्ट तब आएगा जब आपसे प्रोग्राम बनेगा। अगर आपसे प्रोग्राम नहीं बनेगा तो आप डरेंगे उस चीज से। तो मेरी कोशिश ये है कि पहला प्रोग्राम आपसे खुद से बन जाए। तो मेरे असाइनमेंट्स जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपको पूरा पूरा बन जाएगा। मैं जानबूझ के बहुत इजी सवाल रखूंगा शुरुआत में, बहुत बेसिक सवाल रखूंगा कि आपने मेरा ये लेक्चर अटेंड करा है तो उसके बाद ये बन ही जाना है। अगर 90% भी बन रहा है तो मतलब आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझसे बन तो रहा है, वहां से आपका इंटरेस्ट डेवलप होना चालू हो जाता है। तो मैं एकदम आपको टफ सवाल नहीं दूंगा या बहुत इजी बहुत सारे सवाल दूंगा। मेरे को ऐसा लगता है क्वांटिटी, जैसे हम बोलते हैं ना, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं होता। जब आप क्वांटिटी में प्ले करते हो, बिकॉज आपको एक साइंटिफिक फैक्ट मालूम होना चाहिए कि हम लर्न कैसे करते हैं चीज़ों को। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में हैं, तो ये जो इंटेलिजेंस है ये एक्चुअली होता क्या है। तो इंटेलिजेंस का जो ह्यूमन साइंस है वो ये कहता है कि हमारा ब्रेन सिर्फ ये समझता है सक्सेस एंड फेलियर, और कुछ नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्विमिंग नहीं आती है और आप स्विमिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, तो जब आपको नहीं आती है तो आपको कोई बताता है ऐसे करना है ऐसे करना है, आप उसको ट्राई करते हैं, आप ट्राई करते हैं फिर भी नहीं स्विम कर पाते। दैट मीन्स आपका ब्रेन इस बात को लर्न करता है कि आपका क्या एक्शन था और उसका रिजल्ट रहा फेलियर। अब इस बात को उसने रिकॉर्ड कर लिया, हम उसे फेलियर बोलते हैं, इट इज नॉट एक्चुअली फेलियर। उसने उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करा है। अब वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि ये मैं दोबारा ना करूं, क्योंकि इससे मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो वो थोड़ा सा कुछ और एक्सपेरिमेंट करता है और ऐसा मल्टीपल टाइम्स करता है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक ऐसा हिट होता है जिसमें वो थोड़ा स्विम कर पाता है, तो वो उसके लिए सक्सेस है। तो वो उसको रिपीट करने की कोशिश करता है। अब मुझे बताइए, इसको जब तक आप बहुत ज्यादा बार ट्राई नहीं करेंगे तो ये मॉडल ट्रेन कैसे हो। आप बोलते हैं ना मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल, इसमें बहुत डेटा चाहिए तब मॉडल ट्रेन होगा। तो वैसे ही तो हम है। तो अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम करेंगे, हम बोलेंगे 4 बार हमने ट्राई किया, हमने तो बहुत ट्राई कर लिया पर स्विमिंग हमें आई नहीं रही, हम क्या करें। हमने तो खूब प्रोग्रामिंग करी लेकिन हमें प्रोग्राम नहीं बन रहे। कितने प्रोग्राम बनाए, 10 बनाए, तो 10 बहुत कहाँ हुए। तो क्वांटिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। क्वालिटी तो उसमें से मिल जाएगी आपको इवेंचुअली, बट क्वालिटी को सर्च करके आप थोड़ी सवाल करोगे, आपको हर लेवल के बहुत सारे सवाल करने। तो मैं जब सी लैंग्वेज पढ़ाता हूँ तो कम से कम 250-300 क्वेश्चन उनको करवाता हूँ, हर टॉपिक पे करवा रहा हूँ। तो ये मेरी अप्रोच रहती है कि प्रैक्टिस बहुत करो, बहुत करो। जब आप प्रैक्टिस बहुत करोगे तो आपका इंटरेस्ट बनेगा, आपको मजा आने लगेगा, और जब चीजें बनने लगेंगी तो आपको परसेप्शन ही चेंज हो जाएगा। फिर आपको लगने लगेगा कि ये तो मेरे चीज है, इसको तो मैं कर सकता हूँ। दिस इज माय वे।
सर जो आज का जो यूथ है, जो फर्स्ट ईयर है, जो सेकंड ईयर है, जो देख रहे हैं कि आगे डीएसए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर कंपनी जो भी आती है प्लेसमेंट्स के लिए, ऑफ कैंपस हो या ऑन कैंपस हो, दे आर लाइक कि पहले डीएसए के कोडिंग राउंड्स होते हैं, फिर उनके बेसिस पे वो सिलेक्ट करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं कैंडिडेट्स को। सर एक प्रॉपर ऐसा रोड मैप कि बच्चे अच्छे से एक्वायर कर पाएँ, बेसिक नॉलेज ग्रास्प कर पाएँ और एक अच्छा प्रोग्रामर बन के दिखा सके। ऐसा एक रोड मैप सर, एक ऐसी स्ट्रैटेजी आप हमें बताएं, शेयर करेंगे हमारे साथ तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपका सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। आपने सबसे पहले सी लैंग्वेज स्टार्ट करना है। सी लैंग्वेज में कम से कम 200 प्रॉब्लम्स आप टारगेट करिए, सिंपल प्रॉब्लम्स होने दीजिए। द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग सी लैंग्वेज इज टू बिल्ड योर प्रोग्रामिंग लॉजिक्स। पहले आप सोचना सीखें कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मेरी एक फ्री वीडियो सीरीज है लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर स्पेसिफिकली, मतलब सी लैंग्वेज के थ्रू आप लॉजिक बिल्डिंग करें। सी लैंग्वेज का अलग एक फ्री कोर्स है, वो अलग है, और ये अलग है। तो ये कोई भी स्टूडेंट देख सकता है, मेरे चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसमें ये बताया गया है कि अगर सवाल नहीं बन रहा है तो क्या करना है। मतलब इसका भी अपना एक साइंस है। ऐसा नहीं है कि आप उसका सॉल्यूशन देख लोगे और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो लॉजिक बिल्डिंग की वहां पे ट्रेनिंग प्रोवाइड होती है। उसके बाद जब सी लैंग्वेज आपका कंप्लीट हो जाएगा तो अब आप एक डिसेंट लेवल पे हो कि बेसिक प्रोग्राम्स आप बना सकते हो, फैक्टोरियल का बना लोगे, सॉर्टिंग कर लोगे, इस तरह का। अब आप सीखेंगे सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस सीखने से आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे, क्योंकि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो वो स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग हमें आनी ही चाहिए। बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हैं इसके, जो शायद एकदम से इजीली समझ में नहीं आते। अगेन इसकी भी फ्री सीरीज मैंने बना के रखी हुई है, कोई भी बिना कोई रुपया खर्चा किए इसको सीख सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज करनी है वो है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर को आप कोशिश करें सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करें। सी प्लस प्लस में इंप्लीमेंट करने का फायदा ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े वो एक्चुअल में आपको समझ में आना चालू होंगे। लाइक आप कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़ते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या यूज केस है, क्यों बनाना है हमें, डीप कॉपी की जरूरत कब पड़ेगी। आपने डेटा स्ट्रक्चर के कोड को इंप्लीमेंट किया सी प्लस प्लस में, आपको उसका एग्जाम्पल मिल गया कि यहाँ इसलिए जरूरी है, तो डेटा स्ट्रक्चर हम पढ़ लेते हैं। ये 3 सब्जेक्ट्स करने में आइडियली 6 महीने का समय सफिशिएंट है। मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेमेस्टर में इसको प्लान करता है तो पहले सेमेस्टर में वो कंप्लीट कर सकता है। उसके बाद इस ड्यूरेशन में कम से कम 700 प्रॉब्लम्स उसने कर ली होंगी इन तीनों के मिला के। जब इतना कर लिया है, अब वो किसी भी कॉम्पिटिटिव कोडिंग की वेबसाइट पे जाए और वहां की फिल्ट्रेशन होता है ऐसा कि इजी प्रॉब्लम्स को टारगेट करे। अभी वो मॉडरेट और हार्ड प्रॉब्लम्स को ना देखे, इजी प्रॉब्लम्स को ट्राई करे। इनफैक्ट वो चाहे सी लैंग्वेज कंप्लीट करने के जस्ट बाद भी स्टार्ट कर सकता है। वो जो उसके फेवरेट टॉपिक्स हों, फिल्टर लगा के उन टॉपिक्स पर, जैसे एरे उसे पसंद है तो एरे पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को करे। और कोशिश करे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में हर रोज एक प्रॉब्लम या 2 दिन में कम से कम एक प्रॉब्लम वो करे। तो ये उसकी जर्नी की अभी स्टार्टिंग होगी। जब इतना उसका हो जाएगा और कम से कम काफ़ी सारी इजी प्रॉब्लम उसने कर ली है, फिर मॉडरेट लेवल पर भी आ जाए, मान लीजिए उसने साल भर इसमें दे दिया है, अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि उसे प्रोजेक्ट्स डेवलप करना है। और अब जो लर्निंग होगी वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगी। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है जो वेब एप्लीकेशन है, तो आपको वेब एप्लीकेशन के लिए क्या सीखना है वो सोचना है। आपको HTML सीखना है, CSS सीखना है, जावास्क्रिप्ट सीखना है, बैकएंड लैंग्वेज सीखनी है, कोई डेटाबेस सीखना है, अब वो सीखिए। अब आपको सीखने में उतना टाइम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आपके फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है। फिर आपको लगता है कि अब मुझे मोबाइल एप्लीकेशन बनाना, तो आप उसके लिए सीखेंगे। फिर आपको कुछ और लगता है तो आप उसके लिए सीखेंगे। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक सीखिए। स्टूडेंट्स एक गलती ये करते हैं कि प्रोजेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते। प्रोजेक्ट सेकंड सेमेस्टर तक चालू कर देना चाहिए आइडियली। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने इतना सब कर लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए। और प्रोजेक्ट बनाने के लिए एक सबसे बड़ा मिथ है कि हमें 2 महीने चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने के लिए सिर्फ वीकेंड चाहिए, सिर्फ वीकेंड। आप हफ्ते भर उसको सोचिए, प्लानिंग करिए और वीकेंड में पूरा इंप्लीमेंटेशन कर दीजिए, क्योंकि एक्चुअल में इससे ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं। और प्रोजेक्ट शुरुआत में आपको बहुत बड़ा नहीं लेना है, आप सिंपल प्रोजेक्ट से चालू करिए। आप एक कैलकुलेटर बनाने को भी प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। शुरुआत वहीं से होती है सबकी, धीरे धीरे करके लेवल बढ़ेगा। तो आप पूरे अपने करिकुलम के दौरान 10-20 प्रोजेक्ट बड़े आराम से बनाते हैं, और जो आखिरी प्रोजेक्ट होगा वो इस लायक होगा कि आप अपने रिज्यूम में शोकेस कर सकते हैं। यस
सर ऐसा हमें सुन के ऐसा मुझे लगा कि वाकई में अगर मैंने ऐसा अपना फर्स्ट सेमेस्टर से ऐसा किया होता तो आज शायद मैं एक बेटर पर्सन होती एज अ कोडर। बट आपने सिंस बताया कि सिंस 6 महीने काफ़ी होते हैं एक अच्छे प्रोग्रामर को बनने के लिए, आपने थाउजेंड्स ऑफ फ्री वीडियोस अपने mysurgery.com चैनल में डाला है, तो मैं उनमें जाके सबसे पहले जाके देखूंगी। एंड सर आप बहुत बड़े सेवियर हैं बहुत स्टूडेंट्स के लिए। सर अभी फरवरी में गेट एग्जाम्स होने वाले हैं एंड उनमें भी ये एल्गोरिदम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम आते हैं। एक लास्ट मिनट टिप उन स्टूडेंट्स को, गेट एस्पिरेंट्स को जो देख रहे हैं कि वो जो एक हार्ड लेवल के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गई, एंड वो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, उनको कैसे एक बार गो थ्रू करें, क्योंकि उसमें भी एक काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लेवल के क्वेश्चंस लग जाते हैं। तो उनके लिए आप एक लास्ट मिनट टिप क्या देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी का अपना एक अलग ही पैटर्न होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रैंक बहुत मैटर करती है, तो वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट बहुत देने चाहिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट देने की रिहर्सल नहीं करेंगे, देखिए 50% रोल होता है आपके नॉलेज का और 50% रोल होता है आपके पेपर सॉल्विंग टेक्निक्स का। आप किन क्वेश्चंस को पिकअप करते हैं ड्यूरिंग एग्जाम, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चंस के मार्क्स इक्वल हैं तो देयर इज नो पॉइंट कि आप एक हार्ड प्रॉब्लम को पिक कर लें। आपको जो इजी लग रहा है आप उसको करें, ज़रूरी नहीं कि 100% स्कोर पे ही आपकी फर्स्ट रैंक आएगी। ये स्किल डेवलप होती है जब आप मॉक टेस्ट बहुत सारे देते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम बचा है, डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको टेस्ट सीरीज इजीली मिल जाएगी। मॉक टेस्ट देने के बाद आप उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करिए इस बात के लिए कि आप कहाँ पे टाइम आपने ज़्यादा दे दिया, किस तरह के क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए ये सोच के कि बन जाएंगे और वो गलत हो गए, तो क्या हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत है वहाँ पे, तो वो हमें आइडेंटिफाई होगा। कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है वो आइडेंटिफाई होगा। इस तरीके से हम वही चीज़ को लास्ट मोमेंट पे, लास्ट के मंथ्स में ही वो पढ़ रहे हैं जो एग्जैक्टली हमारी कमी है। इंस्टेड ऑफ कि हम पूरा, जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आप बुक के पेजेस पलटते हैं और आप देखते हैं ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, वो टाइम वेस्ट है आपका। आपने मॉक टेस्ट दिया, आपको पता चला कि ये क्वेश्चन आया पर मेरे को बना नहीं, या ये गलत हो गया मेरे से, तो फिर मुझे इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप उस टॉपिक को या थोड़ा उसके आगे पीछे का मिलाकर उतना रिवाइज करिए, सो दैट कि वो कमी दूर होती जाए। अब आपने अगर 50 मॉक टेस्ट दे दिए तो हर दिन आप कम से कम कुछ इम्प्रूवमेंट अपने अंदर ले आएंगे और वो बहुत इफेक्टिव होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपका एग्जाम आ रहा है। यस सर। एंड सर जैसे हम आगे देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्रोजेक्ट्स ये एक तरफ एंड कॉलेज एकेडमिक्स एंड सीजीपीए एक तरफ। सर आपने भी कॉलेज में कॉलेज किया है, आप भी बीटेक स्टूडेंट रहे हैं, तो सर आपको अभी के सिनेरियो में क्या लगता है कि क्या सीजीपीए सही में बहुत मायने रखती है एक स्टूडेंट के लाइफ में? देखिए, एकेडमिक्स कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ कंपनीज के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं। लाइक when you talk about some FAANG companies like Google, Facebook, they don't bother about your marks. लेकिन कई सारी कंपनीज हैं जो फिल्ट्रेशन लगाती हैं इसी बेसिस पे कि आपके एकेडमिक्स के मार्क्स क्या है। तो मुझे लगता है एकेडमिक बना लेने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन एकेडमिक बनाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ रहा है, ये भी मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि एकेडमिक बनाना इतना चैलेंजिंग नहीं है। अब आप ये सोचो कि मुझे 100% ही लाने हैं, तो वो मेरे ख्याल से वेस्ट ऑफ योर एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, टाइम खराब कर रहे हो। आपको एक डिसेंट लेवल को टारगेट करना चाहिए जो कि सफिशिएंटली आपको हर जगह एलिजिबल करे और एक नॉर्मली इंप्रेशन दे कि आप एक अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। लेकिन आपको जो मार्केट की रिक्वायरमेंट की है, उसकी जो स्किल सेट चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मिथ अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है कि एकेडमिक से जज करेंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं कि आजकल बड़ा कंपटीशन हो गया है, जॉब्स बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। देखिए, रिसेशन वगैरह एक बात है, लेकिन एक कारण ये है कि स्टूडेंट में अवेयरनेस बढ़ गई है। जैसे आपने पहले भी कहा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पहले बहुत कम लोग करते थे, बहुत गिने चुने कॉलेजेस के बच्चे करते थे। अभी लगभग सब कॉलेजेस के बच्चे कर रहे हैं, चाहे वो आईआईटी, एनआईटी ना हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, सब जगह के बच्चे इंटरनेट की इस दुनिया में सब कनेक्टेड है, तो सब लोग ट्राई कर रहे हैं। तो अब आप सोचिए, कंपटीशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वो व्यक्ति जिसको पहले आसानी से जॉब मिल जा रही थी, अब उतने एफर्ट्स में तो जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि कंपनीज को लोग मिल रहे हैं ना उस लेवल के। तो आपको अपना लेवल तो रेज करना ही पड़ेगा,
और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इवेंचुअली तो आपके बेनिफिट के लिए ही है। तो आपको एक बैलेंस बनाना है दोनों पे, और मैं समझता हूँ ये दो अलग अलग धाराएं नहीं है। अगर आपको करिकुलम में सी लैंग्वेज है और सी लैंग्वेज आप अपनी स्किल के रूप में देखते हो, उसे अच्छा इंप्रूव करते हो, तो एकेडमिक्स तो बन ही जाएगा ना। आप नॉलेज के लिए पढ़े, मार्क्स के लिए ना पढ़े, तो मार्क्स भी आ जाएंगे। एंड सर, जब आप आपकी खुद की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि जब आप आईटी इंडस्ट्री में आप आए थे, और जब आपने फ्रॉम क्लासरूम टू डिजिटल वर्ल्ड में जब आप आए, फिर आप एक एंटरप्रेन्योर बने, आप यूट्यूबर बने, सर हर जगह पॉलिटिक्स होती है। आई एम वेरी श्योर कि आपने भी कहीं कुछ हर्डल्स फेस किए होंगे, कुछ जेलस जो दूसरों को आगे देखते हुए या ऊपर बढ़ते हुए काफ़ी जेलस हो जाते हैं, वो कुछ कॉन्स्पिरेसी करते हैं। सर क्या आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है? देखिए, ये दुनिया बहुत अतरंगी है, हर तरह के लोग आपको मिलते हैं। मैटर ये करता है कि आप किसको इम्पोर्टेंस दे रहे हो। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे वो स्टूडेंट्स जब मुझे फीडबैक देते हैं कि सर आपकी वजह से हमारी लाइफ बनी, आपने आपके गाइडेंस से उस समय हमें फ़ायदा हुआ जिस समय हमें कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रहा था। तो ये चीज़ इतनी सेटिस्फाई करती है आपको, इतना पॉजिटिव बना देती है कि यार मैं जो कर रहा हूँ उसको कोई रिकॉग्नाइज करे या ना करे, इस बच्चे ने करा और इस बच्चे की लाइफ बनी। तो इट्स सच अ नोबल प्रोफेशन। तो कोई भी नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके, क्योंकि स्टूडेंट्स जेन्युइन है। उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ अच्छा हुआ है, कुछ फ़ायदा हुआ है और वो दिल से बोल रहे हैं, तो वो फील होता है। क्योंकि मैं इसको इसलिए कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं अपने टीचर के लिए क्या फील करता हूँ मुझे पता है। तो जब कोई स्टूडेंट मेरे से बोलता है वही चीज़, तो मुझे समझ में आता है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन कि मुझे ये काम करते रहना है। तो नेगेटिविटी हर जगह है, आप उसको इतना इम्पोर्टेंस मत दो, हम ही उसको इम्पोर्टेंस दे देते हैं। लोग जेलस कर रहे हैं तो वो उनकी प्रॉब्लम, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। कोई किसी के हिस्से को नहीं खा सकता। आपकी जर्नी है। आप ये सोचो कि यहाँ ज्वेलरी शॉप है तो मैं एक और ज्वेलरी शॉप खोल दूंगा तो इसका मार्केट कम हो जाएगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये सिर्फ हमारे सोचने का तरीका है। खुद का माइंडसेट है सर। ऐसे एक मुझे कोट याद आ गया कि नो वन कैन डिस्ट्रॉय आयरन बट इट्स ओन रस्ट कैन, नो वन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन बट हिज ओन माइंडसेट कैन। एंड सर एक और कोट मेरे दिमाग में आया कि द हायर यू गो द लोनलियर यू बिकम। A bus has 50 passengers, but a Lamborghini has a seat of only 2. Is it true, sir? Do you agree with this? ये मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स से ज़्यादा प्रोफेशनल की प्रॉब्लम है। लाइफ में हर एक डेकेड, आप 20s में हैं, आप 30s में, आप 40s में, 50s में, उसके अपने अलग अलग चैलेंजेस। मैं ये समझता हूँ कि हर काम जिस समय होना चाहिए हो जाना चाहिए, अगर नहीं होता है तो लाइफ डिस्टर्ब होती है। अगर आप 20s में हैं, आपके पास बहुत एनर्जी है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, उस समय वो सब करना चाहिए। अगर आप उस समय रिस्क नहीं लेंगे तो भविष्य में कभी नहीं लेंगे। 30s में जाके थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, आपको फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, आप भविष्य के लिए जमा करते हो, और वो प्लानिंग फैमिली की रिक्वायरमेंट्स की, वो 30s वाला एज होता है। 40s में जाके आपको एक बैलेंस लाइफ की ज़रूरत है। कई बार मैंने देखा है कि लोग ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं और वो सब कुछ छोड़ देते हैं अपने करियर के लिए। आपको अगर उससे खुशी मिलती है तो ठीक है, लेकिन आप बाद में जाके ये कंप्लेंट करते हो कि मैं अकेला पड़ गया, तो मुझे लगता है कि आपने उस समय ठीक से समझा नहीं चीज़ों को कि ये एक चीज़ है जो आपको चाहिए, पर आपको दूसरी चीज़ भी चाहिए। जैसे मैं अभी 40s में हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली भी इम्पोर्टेंट, बच्चे भी इम्पोर्टेंट है, मेरे फ्रेंड्स भी इम्पोर्टेंट, और मैं सबके साथ समय बिताता हूँ। मुझे कहीं ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जब मौका मिलता है, मेरे कॉलेज फ्रेंड्स, मतलब मेरे को इतने साल हो चुके हैं कॉलेज से निकले हुए, पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ इतना एक्टिव ग्रुप किसी का नहीं होगा। मैं आज भी डेली बात करता हूँ अपने सारे फ्रेंड्स से, डेली मतलब जब से कॉलेज खत्म हुआ तब से हम लोग डेली बात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आप लोनली इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपने सब कुछ छोड़ दिया, किसी एक चीज़ को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना लिया कि उसके अलावा कुछ नहीं है। ये
किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो आप अकेलापन महसूस करते हो। और शायद आजकल का जो माइंडसेट है, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ लीग हो रहा हूँ शायद, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी एज ग्रुप तक शादी व डिवोर्स केसेस कम होते थे। अभी के केसेस जो हो रहे हैं ना वो ज़्यादा हो रहे हैं। और ये अभी बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि रिलेशंस भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर आप इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं तो बी क्लियर, मत करो शादी, मत बनाओ रिलेशन। आपको सिर्फ काम करना है। देखो 20s में आपको ऐसी गलतफहमी हो सकती है कि आपको सिर्फ काम करना है, बट दिस इज नॉट ट्रू। 20s का वो टाइम पीरियड काम करने के लिए है, रिस्क लेने के लिए है, पर हर डेकेड में आप वो नहीं कर पाओगे। तो बी वेरी क्लियर अबाउट योर लाइफ, फिलॉसफी ऑफ द लाइफ शुड बी क्लियर। और आप सब चीज़ों में एक बैलेंस बनाने की कोशिश करो, आपको कभी भी दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत अच्छा कहा सर ने। सर यू आर कमेंडेबल, यू आर एडमायरेबल। एंड सर कुछ लास्ट एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगी कि सर आपका कोई ऐसी फेवरेट मूवी या कोई फेवरेट डिश या फेवरेट हॉबी जो आप कभी जब रिलैक्स होना चाहते हैं, जो आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, फिर खुद ऐसा रीडर या फिर कुछ गाना सुनना आप पसंद करते हैं, एज सच जो हम लोगों को नहीं पता है, जो आपके स्टूडेंट्स को नहीं पता है, जो हम जानना चाहेंगे इस पॉडकास्ट में? बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं इस पर, अगर हम बात करने बैठे हैं तो शायद हम घंटों बात कर सकते हैं। सर कोई एक चीज़। जैसे मुझे बालकनी में बैठ के अपनी वाइफ के साथ बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बैठते हैं, कई बार एक एक घंटे बैठते हैं। मैंने घर ऐसा बनाया है कि मैं टॉप फ्लोर पे हम लोग बैठ जाते हैं और एक घंटे आराम से वक्त बिताते हैं। ये रिलेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और रिलैक्स होने के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे आपको नई एनर्जी मिलती है। ये काम मुझे पसंद है। आप मूवी की बात कर रहे थे तो एक मूवी मेरे ख्याल से हर इंजीनियर को बहुत पसंद है, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मूवी साईफाई मूवी है और मोस्टली इंजीनियर्स को साईफाई मूवीज पसंद होती हैं। दैट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी एंड वन रीज़न इज़ कि वो मैंने कॉलेज टाइम पे देखी। तो कॉलेज टाइम पे जब आप अपने दोस्तों के साथ कोई मूवी देखते हो तो उसकी कुछ अलग ही यादें होती हैं। तो दैट्स द थिंग। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। और सर कुछ टिप्स जो आप मुझे देना चाहेंगे एज अ पेरेंट इन अ हाइपोथेटिकल केस कि मैं एक कॉलेज में हूँ, मैं पढ़ाई कर रही हूँ एंड आई एम लाइक कि अब मुझे ना अपना स्ट्रीम चेंज करना है, तो एंड पेरेंट्स आर लाइक नहीं ऐसा नहीं करना है। तो इन अ हाइपोथेटिकल केस कि मैं अब जाके बोलूँ कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, बट मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे आगे और क्या करना है। एज अ पेरेंट आप उस बच्चे को क्या गाइड देना चाहेंगे? तुम्हें इंजीनियरिंग नहीं करनी और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें आगे क्या करना है। वो बच्चा एक 20s में, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं अपनी खुद की, अपनी फैमिली की। उनको एक ऐसा सजेशन कि वो किक स्टार्ट कर पाए, वापस जो आउट ऑफ ट्रैक हो गए हैं किसी ना किसी वजह से, वो वापस ट्रैक में आ पाए और आपके सजेशंस के थ्रू अपने लाइफ को एक नया मोड़ दे पाए। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि अगर आपने कोई चीज़ शुरू कर दी है तो उसको कंप्लीट ज़रूर करें। कई लोग क्या होता है जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनको कुछ थोड़ा डाउट हो रहा है तो उन्होंने बीच में छोड़ दिया। इससे क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। आप चीज़ को कंप्लीट करके छोड़ें। आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करें, उसके बाद भले ही आप इंजीनियरिंग से अपना प्रोफेशन डिसाइड नहीं कर रहे, आप कुछ और करना चाह रहे हैं, वो इंजीनियरिंग के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप कॉलेज कंप्लीट होगा उसके बाद ही करियर स्टार्ट होता है। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। आप स्कूल में हैं और आपके दिमाग में करियर को लेके कुछ एक माइंडसेट है कि मुझे ये करना है, आप स्टार्ट कर दीजिए ना। किसने कहा कि प्रोफेशनल एजुकेशन आपकी कंप्लीट होगी तभी आप स्टार्ट कर सकते हो? बल्कि मुझे लगता है वो ज़्यादा बेटर तरीका है। आप कॉलेज में हैं, मान लीजिए आपको पॉडकास्ट करना पसंद है, टेक इट टू द प्रोफेशनल लेवल। आप प्रोफेशनली इस चीज़ को करिए, पॉडकास्ट करिए, देखिए कि इसको मोनेटाइज करने के क्या तरीके हैं। लोग पैसे के बारे में बात करने में बड़ा हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है पैसा मतलब ये गलत डायरेक्शन, पैसा कमाना बहुत बुरी बात है। कई बार कुछ नोबल चीज़ों के साथ पैसे को कनेक्ट करना एक टैबू की तरह देखा जाता है सोसाइटी में, बट दिस इज रॉन्ग। आपको अभी से सोचना चाहिए। जब मैंने 10th में ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट की थी
तो मेरे पेरेंट्स ने इसका अपोज किया था, ये बोलते हुए कि फिर तुम पढ़ाई तुम्हारी डिस्टर्ब होगी। वो उनका जेन्युइन कंसर्न था। लेकिन मैं बोलूँगा कि कोई भी पेरेंट्स को अपने बच्चों को रोकना नहीं है अगर वो पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, इन अ एथिकल वे। कोई गैम्बलिंग ऐप से पैसा कमाने को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप चाहे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, चाहे कोई जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपनी कोई हॉबी को परस्यू करके पैसा कमा रहे हैं, आप करिए। क्योंकि आपको नहीं मालूम, कॉलेज लाइफ में ही आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे। आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाएगा जब आपके सामने कैंपस आ रहा है, आपको जॉब भी मिल सकती है। आपके सामने एक बहुत क्लियर पिक्चर है कि देखो मैं जीरो पे नहीं हूँ, मैं जिस चीज़ को चालू करना चाहती थी वो चीज़ पे मैं इस मुकाम पे पहुंच गई। तो अब मुझे ये करना है कि ये करना है, वो बहुत ईजी हो जाएगा डिसीजन। जैसे मेरे केस में मैंने जॉब ना ज्वाइन करके पढ़ाने का निर्णय इसलिए भी करना मेरे लिए आसान रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा रहा था। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता और तब मैं ये सोचता कि मुझे पढ़ाना है क्या, तो मेरे लिए शायद बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मैंने वो करके तो देखा नहीं, तो मैं कैसे डिसाइड करूं। तो क्यों ना हम पहले से इसको स्टार्ट कर लें, और जब वक्त आएगा तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। सर आपके थॉट्स आप बहुत ही इंसाइटफुल हैं, बहुत मदद मिलती है आपके, चाहे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वीडियोस हों, मोटिवेशन की वीडियोस हों, करियर गाइडेंस की वीडियोस हों, हमेशा आप एक सेवियर हैं। मैं आपको पहले भी कह चुकी, आप एक सेवियर हैं यूथ के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, और मुझे हमेशा अच्छा लगेगा कि स्टूडेंट्स अगर को मैं हेल्प कर पाऊँ मेरे किसी भी एक्सपीरियंस के कारण, तो यू कैन, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। आपको मालूम होगा मैंने अपना फ़ोन नंबर तक पब्लिकली शेयर किया हुआ है। यस सर। मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स आसानी से मेरी वेबसाइट पे मिल जाते हैं। आप मेरे को कमेंट भी करते हैं अगर यूट्यूब पे, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ। यस सर। मैं सोशल मीडिया अकाउंट जितने हैं उन सब पे एक्टिव हूँ, तो यू कैन ऑलवेज रीच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।